डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा, बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। चैप्टर 6 का पार्ट 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी चैप्टर 6 के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वेरियस अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल मॉडल, प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं, और से का बाजार नियम। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कंप्लीट क्लासिकल मॉडल और उसके साथ उत्पादन की मात्रा या श्रम की मांग में परिवर्तन का वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज भाग 3 में हम देखेंगे कि श्रम की पूर्ति और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का वास्तविक और मौद्रिक चर राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं श्रम के पूर्ति फलन में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ पर हम वही चारों क्षेत्र लेंगे जिसमें एक हमारा वस्तु बाजार होगा, दूसरा श्रम बाजार है, साधन बाजार है, और तीसरा मुद्रा बाजार, और चौथा समायोजन का क्षेत्र है। तो एक एक क्षेत्र को लेकर के हम चलते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट मार्केट वस्तु बाजार में हम आते हैं। वहाँ पर वस्तु बाजार में ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स अक्ष पर हमने रोजगार की मात्रा को लिया है, वाई अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा को लिया है, और ये हमारा मूल बिंदु है। ये उत्पादन फलन है। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ n, k and t आर कांस्टेंट। अब हम साधन बाजार में आते हैं। साधन बाजार में x अक्ष पर हमने लिया है रोजगार की मात्रा और y अक्ष पर हमने लिया है वास्तविक मजदूरी W/P, और ये हमारा मूल बिंदु है। ये श्रम का मांग वक्र है। DL = MPL, ये ऋणात्मक ढाल का है जो बताता है कि मजदूरी, वास्तविक मजदूरी दर के कम होने पर रोजगार की मात्रा बढ़ेगी और ऊंची वास्तविक मजदूरी दरों पर रोजगार की मात्रा कम होगी। ये श्रम का पूर्ति वक्र है SL, जो धनात्मक ढाल का है और ये बताता है कि वास्तविक मजदूरी दरें अधिक होने पर रोजगार की मात्रा भी बढ़ेगी। और यहाँ पर इस E0 बिंदु पर श्रम की मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जहाँ ये दोनों बराबर हैं, वहाँ पर हमारा रोजगार का स्तर N0 तय हो जाता है और वास्तविक मजदूरी का स्तर W/P0 भी तय हो जाता है। ON0 रोजगार स्तर अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन करेगा, तो ये हमें पता चलता है ON0 रोजगार उत्पादन कर रहा है F0 से N0। अब हम आते हैं मुद्रा बाजार में। मुद्रा बाजार में एक्स अक्ष पर हमने लिया है कीमत को और ये मूल बिंदु है। वाई अक्ष पर हमने लिया है उत्पादन की मात्रा को, और ये ऋणात्मक ढाल का आयताकार अतिपरवलय वक्र मुद्रा का पूर्ति वक्र है MV, और ये भी बताता है कि उत्पादन का स्तर जैसे कम होगा कीमतें बढ़ती जाएंगी और उत्पादन का स्तर ज़्यादा होगा तो कीमतें कम होंगी। चौथा समायोजन क्षेत्र में हम आते हैं और यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमने लिया है कीमत और ये मूल बिंदु है। वाई अक्ष पर हम ले रहे हैं मौद्रिक मजदूरी और ये हमारी वास्तविक मजदूरी रेखा है। W/P0 प्रारंभिक वास्तविक मजदूरी रेखा है। अब हम मॉडल में हम देखते हैं कि ON0 श्रमिक या ON0 रोजगार स्तर मिलकर के अर्थव्यवस्था में उत्पादन करता है F0N0 या OQ0 के बराबर उत्पादन होता है। और जब अर्थव्यवस्था में OQ0 उत्पादन है तब कीमत स्तर क्या होगा? ये कीमत स्तर होगा Q0H0 या हम कहें कि OP0 के बराबर। OP0 कीमत है और इस कीमत को हम नीचे ले जाते हैं समायोजन क्षेत्र में। यहाँ पर OP0 कीमत स्तर पता चलती है।
यहाँ हम देख रहे हैं कि जब वास्तविक मजदूरी हमें पता है W/P0 और P0 यहाँ हमें ज्ञात है, तब हम मौद्रिक मजदूरी निकाल सकते हैं और ये मौद्रिक मजदूरी हमें मिल जाती है OW0 के बराबर। और K0 पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि कीमत और मौद्रिक मजदूरी दोनों बराबर हैं, यानी वास्तविक मजदूरी का बिंदु है। ये हमारा प्रारंभिक कंप्लीट क्लासिकल मॉडल है। अब हम इसमें श्रम की पूर्ति में परिवर्तन करते हैं और उसका प्रभाव देखते हैं। माना श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है तो नया श्रम का पूर्ति वक्र हमें SL- मिलता है और ये नया पूर्ति वक्र मांग वक्र को जहां काटता है वहां से हमें वास्तविक मजदूरी दर, नई वाली वास्तविक मजदूरी मिल जाती है W/P1। और ये दोनों जहां बराबर हैं वो E1 बिंदु है और यहीं से हमें रोजगार का नया स्तर N1 मिल जाता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जैसे ही श्रम की पूर्ति बढ़ती है वैसे ही वास्तविक मजदूरी की दर घट जाती है और रोजगार का स्तर बढ़ जाता है। यानी ज़्यादा लोगों को रोजगार तभी दिया जाना संभव होता है जब मजदूरी दरें, वास्तविक मजदूरी दर घटा दी जाए। अब अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर बढ़कर के ON1 हो गया है। ये बढ़ा हुआ रोजगार कितना उत्पादन करेगा अर्थव्यवस्था में, तो हम देखते हैं कि उत्पादन का स्तर भी अर्थव्यवस्था में बढ़ गया है और ये बढ़कर के N1F1 हो गया है, अर्थात ये बढ़कर के OQ1 हो गया है। जब उत्पादन बढ़ गया, रोजगार का स्तर बढ़ा, उत्पादन बढ़ गया, जब उत्पादन बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में तो हम देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में जब मुद्रा की पूर्ति स्थिर है और हम जानते हैं कि परिमाण सिद्धांत MV = PQ है, तो मुद्रा की पूर्ति स्थिर होने की स्थिति में उत्पादन का स्तर हमारा बढ़ गया, तो Q जो है उत्पादन का स्तर बढ़ गया है तो कीमत स्तर कम हो जाएगा और कीमतें घट करके OP1 रह जाएंगी। समायोजन क्षेत्र में हम आते हैं तो कीमतें घट करके OP1 हो गई हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वास्तविक मजदूरी दर कम हुई है। तो वास्तविक मजदूरी दर कम हुई है तो ऐसी स्थिति में, और जबकि कीमतें कम हुई हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि मौद्रिक मजदूरी में बहुत अधिक कमी हुई है, जिस कारण वास्तविक मजदूरी दरें नीचे आई हैं और इसलिए नई वास्तविक मजदूरी रेखा नीचे की तरफ आ जाती है और W/P1 रेखा हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पर इस K1 बिंदु पर नई कीमत रेखा को ऊपर से हमारी जो कीमत हमें प्राप्त हुई है मौद्रिक क्षेत्र से, वो इस K1 बिंदु पर काटती है तो हमें नई मौद्रिक मजदूरी का स्तर मिल जाता है W1। तो इस मॉडल में हम ये देखते हैं कि जैसे ही वास्तविक क्षेत्र में, वास्तविक क्षेत्र वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों वास्तविक क्षेत्र को बताते हैं, जबकि मुद्रा बाजार ये मौद्रिक क्षेत्र को बताता है। तो वास्तविक क्षेत्र में जैसे ही श्रम की पूर्ति में परिवर्तन हुआ तो रोजगार का स्तर बढ़ा, उत्पादन का स्तर भी बढ़ गया। तो वास्तविक क्षेत्र में परिवर्तन होने से, वास्तविक क्षेत्र के किसी भी चर में परिवर्तन होने से, वास्तविक क्षेत्र के चरों में, अन्य चरों में परिवर्तन तो आएगा ही, लेकिन मौद्रिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कीमत स्तर घट गया है और कीमतें कम हो गई हैं, वास्तविक मजदूरी कम हुई है, कीमतें कम हुई हैं। इसका तात्पर्य है कि मौद्रिक मजदूरी में बहुत अधिक कमी हुई है। इस प्रकार श्रम की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव मौद्रिक क्षेत्र पर भी पड़ा है। तो श्रम की पूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जैसे ही वास्तविक मजदूरी घटती है, वास्तविक मजदूरी W/P0 फलन से शिफ्ट होकर के W/P1 हो जाती है। ये बताता है कि P0 कीमत स्तर के अनुरूप मौद्रिक मजदूरी प्रारंभ में W0 थी, लेकिन P1 कीमत हो जाने पर मौद्रिक मजदूरी घटकर W1 हो गई। तो यहाँ हम पाते हैं कि कीमत में होने वाली कमी मौद्रिक मजदूरी में होने वाली कमी की अपेक्षा कम है। इसलिए इस स्थिति में जो एम्प्लॉयर है और अधिक नौकरी के अवसर देने के लिए प्रेरित होगा
और स्थिर मुद्रा की पूर्ति होने के बावजूद उसके लिए बाजार में अतिरिक्त उत्पादन को बेच पाना संभव हो पाता है। इस विश्लेषण का सारांश या निहितार्थ ये है कि कीमत और मजदूरी की लोचशीलता एक ऐसी स्वचालित समायोजन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आर्थिक क्रिया में राज्य के किसी भी हस्तक्षेप के बिना उस बेरोजगारी को दूर करने और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना संभव होता है। तो राज्य का कोई हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं रहा। जैसे ही श्रम की मात्रा में परिवर्तन हुआ, श्रम की पूर्ति में वृद्धि हुई, वैसे ही अर्थव्यवस्था स्वचालित रूप से काम करती है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट उसमें होता है और अर्थव्यवस्था पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति फलन में यदि परिवर्तन किया जाता है तब उसका विभिन्न चरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मुद्रा की पूर्ति फलन में वृद्धि होती है तब प्रतिष्ठित सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग केवल मनी वेजेस और प्राइजेस में ही वृद्धि होगी, मौद्रिक मजदूरी और कीमतों में ही वृद्धि होगी। उत्पादन, रोजगार और वास्तविक मजदूरी दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह मानते हुए कि मुद्रा की पूर्ति का कोई भी भाग निष्क्रिय बचतों के रूप में नहीं रखा गया है। जब बढ़ी हुई मुद्रा की पूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को नहीं बढ़ा पाती तब अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति के अनुपात में कीमतें बढ़ जाती हैं। अब यदि बढ़ी हुई मुद्रा की पूर्ति के कारण कीमत स्तर बढ़ जाता है लेकिन मौद्रिक मजदूरी नहीं बढ़ पाती तब वास्तविक मजदूरी दर घट जाएगी जिससे श्रम की अतिरिक्त मांग की स्थिति उत्पन्न होगी। एम्प्लॉयर्स के बीच में श्रमिकों को अपने वर्तमान रोजगार में बनाए रखने का प्रेशर होगा और उन्हें किसी दूसरी फर्म में जाने से रोकने के लिए अपने यहाँ मौद्रिक मजदूरी दरें बढ़ानी होंगी। मनी वेजेस में वृद्धि इतनी होगी कि श्रम बाजार में जितनी भी सरप्लस डिमांड ऑफ लेबर है वो समाप्त हो जाएगी। ये उद्देश्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब मनी वेजेस और प्राइजेस दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ें, जिससे वास्तविक मजदूरी दर अपरिवर्तित रहेगी। उत्पादन एवं रोजगार पर बढ़ी हुई मुद्रा की पूर्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। मुद्रा की पूर्ति फलन में परिवर्तन के प्रभाव को हम डायग्राम से दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वस्तु बाजार, कमोडिटी मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में ये हमारा एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पर हमने रोजगार की मात्रा को लिया है। वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर हमने उत्पादन की मात्रा को लिया है, ये मूल बिंदु है। ये उत्पादन फलन है। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ एन, के एन टी आर कांस्टेंट। अब हम साधन बाजार में आते हैं। साधन बाजार में एक्स अक्ष पर हमने लिया है रोजगार की मात्रा को, वाई अक्ष पर हम ले रहे हैं वास्तविक मजदूरी दर, ये मूल बिंदु है और ये श्रम का मांग वक्र है। DL इज इक्वल्स टू MPL जो ऋणात्मक ढाल का है, जो कि वास्तविक मजदूरी दर और रोजगार के बीच विपरीत संबंध को बताता है। ये श्रम का पूर्ति वक्र है SL, ये धनात्मक ढाल का है, पॉजिटिव स्लोप का है, जो कि हमारी वास्तविक मजदूरी दर और रोजगार के बीच में धनात्मक संबंध को बताता है। अब हम आते हैं मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार में एक्स अक्ष पर हमने लिया है कीमत स्तर और वाई अक्ष पर हम ले रहे हैं उत्पादन की मात्रा, ये मूल बिंदु है और ये हमारा मुद्रा का पूर्ति वक्र है MV। ये आयताकार अतिपरवलय वक्र है और ये भी ऋणात्मक ढाल का है। इसके पश्चात हम आते हैं समायोजन क्षेत्र में। समायोजन क्षेत्र में एक्स अक्ष पर हमने लिया है कीमत स्तर, वाई अक्ष पर हमने लिया है मौद्रिक मजदूरी, ये मूल बिंदु है और ये जो रेखा है वास्तविक मजदूरी की रेखा है, प्रारंभिक वास्तविक मजदूरी रेखा है जो धनात्मक ढाल की है और इस रेखा के हर बिंदु पर वास्तविक मौद्रिक मजदूरी और कीमतें दोनों बराबर हैं। प्रारंभ में श्रम की मांग और पूर्ति दोनों E0 बिंदु पर बराबर हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर रोजगार का संतुलन स्तर तय हो जाता है N0। ये पूर्ण रोजगार का संतुलन बिंदु है, प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। और ON रोजगार जब मिला हुआ है उस समय वास्तविक मजदूरी दर W/P0 है, प्रारंभिक वास्तविक मजदूरी दर तय हो जाती है। ON0 श्रमिक मिलकर के अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हैं F0 N0, अर्थात
OQ0 के बराबर उत्पादन हो रहा है, और जब अर्थव्यवस्था में OQ0 उत्पादन है उस समय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कितनी है? तो हम यहाँ पर देखते हैं उत्पादन है OQ0 और उस समय कीमत स्तर है OP0 तय हो जाता है। H0 पर उत्पादन और कीमतें दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी इस H0 बिंदु पर मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये मुद्रा का पूर्ति पक्ष है और मांग पक्ष हमें मिलता है P इंटू Q से। तो H0 पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, और समायोजन क्षेत्र में जब हम आते हैं तो ये P0 कीमत हमें मिल जाती है, और इस K0 बिंदु पर हमारी ये जो लाइन है काट रही है हमारी वास्तविक मजदूरी रेखा को, तो यहाँ पर मौद्रिक मजदूरी तय हो जाती है W0। ये हमारा प्रारंभिक मॉडल है, कंप्लीट क्लासिकल मॉडल है। अब हम इसमें मनी सप्लाई चेंज करके देखते हैं कि मनी सप्लाई में चेंज करने का विभिन्न चरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मनी सप्लाई चेंज, सपोज मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति जैसे ही अर्थव्यवस्था में बढ़ती है हमें नया मुद्रा का पूर्ति वक्र M1V प्राप्त होता है, और ये ऊपर की ओर हमने बनाया, इसका अर्थ है कि मनी सप्लाई बढ़ गई है। मनी सप्लाई के बड़े होने पर हम क्या देखते हैं कि जो उत्पादन था, प्रारंभिक उत्पादन OQ0, H0 पर मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों बराबर थे, लेकिन उत्पादन वही है और उसी उत्पादन पर रहते हुए हम देख रहे हैं कि H0 बिंदु पर अब नया सामने आ गया है, वही उत्पादन स्तर है। H0 पर अब मांग और पूर्ति बराबर हैं, वही उत्पादन है लेकिन मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्थिर रहते हुए मनी सप्लाई बढ़ जाए तो फिर कीमतों का बढ़ना तय हो जाता है, तो कीमत स्तर बढ़कर के P1 हो जाता है, और ये बढ़ा हुआ कीमत स्तर हम यहाँ देख रहे हैं, समायोजन क्षेत्र में भी P1 है। तो अब इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि वास्तविक मजदूरी दर में कोई कमी नहीं हुई, कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पर कीमतों में जितनी वृद्धि हुई, क्योंकि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, सिर्फ मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है और कीमतें बढ़ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक मजदूरी दर वही रहे, ये तभी संभव है जबकि मौद्रिक मजदूरी दर भी उतनी ही बढ़ जाए, उसी अनुपात में बढ़ जाए जिस अनुपात में कीमतें बढ़ी हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि मौद्रिक मजदूरी दर बढ़ करके OW1 हो गई है और कीमतें भी बढ़ गई हैं। कीमत और मजदूरी दोनों उसी पुरानी वास्तविक मजदूरी रेखा पर स्थित हैं। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि मौद्रिक मजदूरी में मुद्रा बाजार में मुद्रा की पूर्ति में जब वृद्धि की गई तो उससे हमारे रियल सेक्टर यानी वस्तु बाजार और साधन बाजार में किसी भी चर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रोजगार का स्तर भी वही है और उत्पादन का स्तर भी वही है। परिवर्तन होता है मौद्रिक क्षेत्र में ही, जहां पर कि हम देखते हैं कि कीमत स्तर बढ़ गया है और मौद्रिक मजदूरी दर बढ़ गई है। तो इस प्रकार श्रम बाजार में साम्य की स्थिति अप्रभावित रहती है, क्योंकि जिस अनुपात में कीमतों में वृद्धि हुई है मौद्रिक मजदूरी भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है, रोजगार और उत्पादन के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस विश्लेषण का सारांश यह है कि हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है वो रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर के बीच विरोधाभास को बताती है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में परिवर्तन के माध्यम से अर्थव्यवस्था के मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन वस्तु बाजार और साधन बाजार अप्रभावित रहते हैं, अर्थात रोजगार और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसके विपरीत यदि वास्तविक क्षेत्र कि किसी चर में परिवर्तन होता है तब मौद्रिक क्षेत्र में अवश्य परिवर्तन आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कीन्स के द्वारा क्लासिकल सिद्धांत की क्या आलोचनाएं की गई हैं। सबसे पहली आलोचना ये है कि नकद मजदूरी की कटौती बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती। कीन्स के अनुसार रोजगार की मात्रा एग्रीगेट डिमांड पर डिपेंड करती है,
रोजगार कितना होगा ये समग्र मांग पर निर्भर करता है। और जब हम मौद्रिक मजदूरी में कटौती करते हैं तो इससे समग्र मांग में कमी आ जाती है। समग्र मांग में जब कमी आएगी तो इससे बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। मजदूरी में कमी करने से उत्पादन की लागत कम हो जाएगी, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना सरल होगा। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था। लेकिन केन्स ने कहा कि मजदूरी में कटौती करने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिससे वस्तुओं की मांग घट जाती है और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। दूसरी आलोचना ये की गई कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में पूर्ण रोजगार एक सामान्य अवस्था है, लेकिन कीन्स ने कहा कि विशेष अवस्था भी हो सकती है, क्योंकि आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में समग्र मांग की कमी से बेरोजगारी एक सामान्य अवस्था के रूप में देखने को मिलती है। इसे दूर करने के लिए हमें मौद्रिक और राजकोषीय उपायों का सहारा लेना पड़ता है। तीसरी आलोचना ये की गई कि स्वचालित समायोजन यानी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट और मुक्त अर्थव्यवस्था यानी फ्री इकोनॉमी की आलोचना। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि किसी भी प्रकार का असंतुलन यदि होता है अर्थव्यवस्था में तो स्वतः ही ठीक हो जाता है, लेकिन कीन्स ने कहा कि ऐसा नहीं होता, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक होता है। सरकार के हस्तक्षेप से हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ा सकते हैं, अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ा सकते हैं और इस तरह रोजगार को भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। चौथी आलोचना ये की गई कि मुद्रा की अन्य उद्देश्यों के लिए मांग की उपेक्षा। क्लासिकल थ्योरी में मुद्रा की मांग का केवल एक ही उद्देश्य रहा कि लोग मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लेन देन करने हैं, सौदे के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। जबकि कीन्स ने कहा कि मुद्रा की मांग आकस्मिक कार्यों के लिए और सट्टे के लिए भी की जाती है। पांचवी मान्यता ये की गई कृत्रिम बाधा। पांचवी आलोचना कृत्रिम बाधाओं को लेकर की गई। प्रतिष्ठित सिद्धांत के लागू होने में आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में कई प्रकार की बाधाएं पाई जाती हैं, जैसे लेबर यूनियन बनती हैं आजकल, मिनिमम वेजेस, लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस हैं, और औद्योगिक जगत में एकाधिकार आदि के कारण स्वतंत्र और पूर्ण प्रतिस्पर्धा का वातावरण नहीं रह पाता, और ये प्रतिष्ठित सिद्धांत की एक आवश्यक शर्त होती है। तो इन बाधाओं के कारण मौद्रिक मजदूरी और कीमत स्तर की लोचशीलता में रुकावट आ जाती है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाती। अंतिम आलोचना ये की गई कि मुद्रा को तटस्थ मानना सही नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को तटस्थ माना। उनके अनुसार मौद्रिक चरों में परिवर्तन का प्रभाव उत्पादन, रोजगार आदि वास्तविक चरों पर नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविक चरों में परिवर्तन का मौद्रिक चरों पर प्रभाव पड़ता है। कीन्स ने ब्याज की दर को मौद्रिक तत्व माना कि ये एक मॉनेटरी फिनोमेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट के घटने का प्रभाव निवेश में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार मुद्रा का प्रभाव वास्तविक घटकों पर भी उन्होंने स्वीकार किया, जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने नहीं किया था। कीन्स ने मौद्रिक और वास्तविक दोनों प्रकार के क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने का प्रयास किया है। इस प्रकार इस सिद्धांत के लागू होने में अनेक कठिनाइयां आती हैं, जिन्हें दूर करना आसान नहीं होता। पिछले कई दशकों में प्रतिष्ठित सिद्धांत में अनेक संशोधन और परिवर्तन किए गए हैं और इनका काफी विस्तार भी किया गया है। प्रोफेसर गार्डनर एक्ले कहते हैं कि यह मॉडल अल्पकाल से संबंधित पूर्ण संतुलन का वर्णन करने की दृष्टि से मूलतः सही माना जा सकता है। इसकी नींव पर नए मॉडल्स का निर्माण किया जा सकता है, जिनमें वास्तविक जगत की जटिलताओं का समावेश हो सकता है। अतः सैद्धांतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित मॉडल का महत्व सिद्ध होता है। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक सूचना है कि इसमें हमने क्लासिकल मॉडल विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट पढ़ा है, और थर्ड ईयर के लेवल पर आपके लिए इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। हालांकि हम जानते हैं कि क्लासिकल मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे क्लासिकल मॉडल का, लेकिन उसका अध्ययन आप हायर एजुकेशन में जब आप पीजी करते हैं, एमए इकोनॉमिक्स में जब आप उसे पढ़ेंगे, उस समय पढ़ना आपके लिए उपयुक्त होगा। अभी बीए थर्ड ईयर के स्तर पर आपके लिए इतनी जानकारी ही पर्याप्त है।
इस प्रकार आज हमारा कंप्लीट क्लासिकल मॉडल हम इसको पूरा करते हैं और आशा है कि आप सभी इनको पढ़ें, समझें और मॉडल्स को भली भांति ड्रॉ करना सीखें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।